हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर द फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल के फेल होने के बाद एक नया मॉडल आया जो कि बोहर द्वारा दिया गया है। एक इसके बेसिस पे दिया गया है डुअल नेचर ऑफ द लाइट, यानी कि आफ्टर द फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल न्यू मॉडल वाज गिवन बाय द बोहर ऑन द बेसिस ऑफ द डबल नेचर ऑफ द लाइट। इन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स और लॉ में अंतर होता है। पोस्टुलेट्स यानी कि बता दिए उन्होंने, उसको प्रूफ नहीं करना होता। तो पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला पहला पोस्टुलेट्स कि न्यूक्लियस लाइज एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट, यानी कि सेंटर के बीचों बीच में क्या होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है, बीचों बीच में एक एटम होता है, एटम के बीचों बीच में क्या होता है, कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब सेकंड है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, दीज सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल, यानी कि जैसे कि ये दिखाया गया आपको, इसके इधर उधर जो सर्कुलर पाथ दिए गए हैं ये, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। अगली बात पे आता हूँ, तीसरा इनका था, और तीसरे पे ने स्टार भी लगा रखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। अगर कि ऑप्शन में आ जाए कि क्वेश्चन में तौर पे आ जाए कि कौन सा इनका सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, तो यही सही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट इनका यही है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ NH/2π। अच्छा, तो हम समझाते हैं आपको कि एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है आपका P, मोमेंटम को P से दर्शाते हैं, दैट इज mb, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन इस सर्कुलर पाथ पे जब एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन इसके पास, तो क्या हो जाएगा, mb/r। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, mb/r। ये आप फिजिक्स में सीखेंगे पूरी चीज़ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। फिजिक्स में भी क्या होता है, सर्कुलर मोशन नाम एक चैप्टर है, उसमें सीखेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mb/r, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम mb/r जो बराबर होगा किसके, NH/2π के, NH/2π, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ शेल, n बराबर 1 2 3 4 5 इन्फाइनाइट तक हो सकता है, और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं आता हूँ पहले क्वेश्चन पे, दैट इज फाइंड द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ, ये 5 बना हुआ है, फिफ्थ ऑर्बिट या शेल लिख सकता था मैं। तो n की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, n की वैल्यू है 5, और mb/r क्या है, एंगुलर मोमेंटम, mb/r इक्वल्स टू NH/2π। तो n की वैल्यू कितनी है आपके लिए, यहाँ पर n दिया गया है आपको, n बराबर 5, सॉरी ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, n बराबर 5 यहाँ पुट किया मैंने। तो mb/r बराबर क्या आया, 5 इंटू H/2π, 2 से कट गया 2.5 H/π। तो ये रहा इसका एंगुलर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ एंगुलर मोमेंटम फॉर द हाइड्रोजन n बराबर 1 में इज x, ये x बना हुआ है, इज x, देन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम फॉर लिथियम 2+ n बराबर 1 इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर फॉर हाइड्रोजन के लिए बात करें तो mb/r क्या हो जाएगा, NH/2π। तो mb/r की वैल्यू की दी गई है इसमें x, तो x इक्वल्स टू NH/2π, और n की भी वैल्यू क्या ली गई है, 1, तो n बराबर क्या है यहाँ पे 1, तो मैंने n 1 पुट किया, तो x बराबर क्या आया, H/2π, x क्या आया, H/2π। ठीक है, तो और लिथियम की अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है, mb/r बराबर NH/2π, और इसमें भी देखो, इसमें भी n की वैल्यू क्या ली गई है, 1, तो n बराबर यहाँ पे भी क्या है, 1, तो n की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा, mb/r बराबर क्या हो जाएगा, NH/2π, n की वैल्यू 1, H/2π। देखो अब क्या है कि ये H/2π और ये H/2π सेम है ना, H/2π ये x के बराबर है,
तो इसका भी एम बी आर क्या आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, इफ़ एंगुलर मोमेंटम फॉर हाइड्रोजन n बराबर 1 इज x, देन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम फॉर लिथियम 2+ लिख लेना, ये मैं आगे बताऊंगा 2+ क्यों लिखा मैंने। एंगुलर मोमेंटम फॉर लिथियम 2+ n बराबर 3 इन टर्म्स ऑफ द x। ठीक है, कुछ नहीं, पिछली बार में n बराबर 1 पे ही पूछ लिया था, इस बार n बराबर 3 पे पूछ लिया है। तो हाइड्रोजन के लिए बात करें तो एम बी आर क्या हो जाएगा, ये तो h/2 हो ही जाएगा, जैसे अभी मैंने सॉल्व किया था h/2, n बराबर इसका 1 है तो x क्या हो जाएगा h/2। लिथियम 2+ के लिए एम बी आर बराबर हो जाएगा NH/2, तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो एम बी आर, सॉरी ये r हो जाएगा, तो एम बी आर बराबर क्या हो जाएगा 3h/2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड किया, तो एम बी आर ऑफ द लिथियम 2+, एम बी आर ऑफ द लिथियम 2+ क्या आ जाएगा 3x। इतना तो सॉल्व कर ही लेंगे आप, उम्मीद है। चौथा इनका पोस्टुलेट था कि द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, ये मॉडल, लॉ नहीं मॉडल, ये जो मॉडल होता है वो किसके लिए वैलिड है, ये जो मॉडल है वो सिर्फ वैलिड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। हाइड्रोजन यानी कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम के पास कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, बट हीलियम प्लस के पास कितने हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के पास कितने होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन लिथियम 2+, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो कितने बचे 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11 होते हैं, 10 चले गए, 10+ का मतलब 10 चले गए, तो कितने बचे, सोडियम के पास बचे हैं आपके 1 इलेक्ट्रॉन। और बेरिलियम 3+ में भी यही हाल होगा, ये यानी कि इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है। तो ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और इन्हीं के लिए सिर्फ ये मॉडल वैलिड होता है। पांचवा है कि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक स्प्लिट स्क्रीन द्वारा आपको समझाता हूँ कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर। यानी कि स्प्लिट स्क्रीन में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है न्यूक्लियस यहाँ है, इसके चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको बैलेंस कौन किए हुए है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किए हुए है एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगा हो रहा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पर नाम दिया गया है इस सिस्टम में, वो नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तब ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। अगर कोई भी सा भी फोर्स ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में चला जाएगा। मान लो अगर इधर का ज़्यादा हो गया तो इधर निकल जाएगा, अगर इधर ज़्यादा हो गया तो इधर चला आएगा, तो लॉ वैलिड, ये मॉडल बेकार हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r। m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज़ द वेलोसिटी एंड r इज़ द रेडियस। ठीक है, तो mv²/r। लेकिन ये वाला फोर्स कौन सा होता है, इसको ध्यान समझना। जैसे कि मैंने इसमें समझाया है आपको, Z/E लिखा हुआ है, ये Z/E लिखा है ना, इसको समझो कि इसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है +1.6 × 10⁻⁻19, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K/Q1Q2/r², मॉड में होता है Q1 Q2। तो हमें इसके मॉड से, इसके चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है।
जिसका चार्ज आया है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है ऑलरेडी। तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे प्रोटॉन, और प्रोटॉन को किससे दिखाते हैं, जेड से। तो हर प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ई से। ई इज़ द चार्ज इस पे हर प्रोटॉन पे। तो मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जेड 1 हो जाएगा, प्रोटॉन है प्रोटॉन नहीं, हीलियम है तो हीलियम पे जेड कितना हो जाएगा, 2, तो 2 × चार्ज हो तो प्रोटॉन। अब ई क्या है, अब इलेक्ट्रॉन पे भी तो चार्ज होगा कुछ, उसको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि चार्ज दोनों का बराबर ही है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए पुट करोगे तो के जेड इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हो जाएगा आपका के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसमें देखें आप, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने इधर प्रूव कर दिया कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो क्या होगा, दोनों फोर्स को अगर आप बैलेंस करोगे, कौन कौन से फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बाई आर। ये इक्वेशन आप बन मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। दोनों फोर्स जब बराबर होंगे तभी इलेक्ट्रॉन ये आपस में ये उस ऑर्बिट में घूमता रहेगा। तो बहुत से पोस्टुलेट्स। अब मैं आता हूँ बोहर मॉडल पे। इन्हें मॉडल क्या बनाया, इन्हें मॉडल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ इज, दिस सर्कुलर क्लोज्ड पाथ इज नॉन एज स्टेशनरी ऑर्बिट, दैट मीन्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट यानी सर्कुलर्स में घूमता है, उनको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो देयर आर इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट प्रेजेंट, दैट इज के एल एम एन, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, उसके बाहर के एन बराबर 1 2 3 4, इनको हम क्या बोलते हैं, एन बराबर 1 को बोलते हैं हम के, एन बराबर 2 को बोलते हैं एल, एन बराबर 3 को बोलते हैं एम, एन बराबर 4 को एन, ऐसे चलता चलता है इनफाइनाइट तक। तो ये होते हैं एनर्जी लेवल्स, ये सब क्या है, एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी ऑर्बिट, इन सबको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो n1 बराबर क्या होगा, तो ग्राउंड स्टेट माना जाएगा, n बराबर 1 यानी कि सबसे नीचे वाला स्टेट, सबसे नीचे वाला सेल, दैट इज ग्राउंड स्टेट। और n बराबर 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, इनको बोलते हैं अपन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, n+1 दैट इज एक्साइटेड स्टेट। अब आते हैं हम, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड, हेंस डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चलते चले जाएंगे हर सेल में, तो सबसे दूर वाले सेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जो सेल न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अच्छा, जैसे कि मान लो तुम्हें बहुत एनर्जी है तो घर बैठोगे ही नहीं, तुम्हें बहुत एनर्जी, घर बैठोगे नहीं, तो यानी कि घर की इतनी औकात नहीं जो तुमको वापस बुला पाए। लेकिन तुम में एनर्जी है ही नहीं, तुम बीमार पड़े हो तो बिस्तर पर लेटे रहोगे, घर में एकदम करीब यहीं पे पड़े रहोगे, दैट इज़ द लॉ। ये मतलब ये इनका एक पोस्टुलेट है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होती है, सबसे दूर, सबसे कम एनर्जी कहाँ होती है, न्यूक्लियस सबसे पास। अगर एनर्जी सबसे ज़्यादा तो स्टेबिलिटी सबसे कम, एनर्जी सबसे कम तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो जो सबसे पास में इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जो सबसे ज़्यादा दूर है न्यूक्लियस से वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन कैन जंप, अब इनका एक और पोस्टुलेट था, इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू एनी हायर स्टेट फ्रॉम एनी लोअर स्टेट बाई एब्जॉर्बिंग, ये लिखा हुआ है आपका एब्जॉर्बिंग, बाई एब्जॉर्बिंग सुटेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अच्छा, अभी ये लॉ समझाऊंगा मैं, ये इसका पोस्टुलेट। अगला इन्हें इसी में बोला कि इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न टू एनी लोअर स्टेट फ्रॉम हायर स्टेट बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अच्छा, इसको समझिए कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, जैसे कि अभी सेल बनाई थी इस तरीके से, वही है n बराबर 1 2 3, इसको ऐसे बना दिया मैंने। तो n बराबर 1 से अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में जा रहा है, n बराबर 1 से 2 में जा रहा है, तो आपको एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जैसे एनर्जी इसको दे दोगे तभी यहाँ से यहाँ चला जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे आग जल रही है भैया, ठीक है, तुम इस पर बैठे हो, आग जल रही, तवे पे तुमको अगर हम बिठा दें तो तुम उछल जाओगे, यानी तुमने एनर्जी गेन की, तुम उछल गए।
तो ऐसे एनर्जी गेन करेगा तो एनर्जी लेके ये उछल जाएगा। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन। फोटोन यानी कि लाइट के फॉर्म की एनर्जी जो होती है, लाइट फॉर्म की एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? हम फोटोन। तो वो आपने सीखा होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। और जब वापस भी आएगा तो फोटोन के फॉर्म में ही तुमको एनर्जी देता हुआ वापस आएगा। तो यानी कि जब जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लौटेगा तो उतनी एनर्जी आपको वापस कर देगा, ये कह रहा है ये लॉ। ठीक है, तो यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब, डेल्टा ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ द एनर्जी रिलीज, E(n2 - n1), डेल्टा का मतलब हो जाएगा। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द बोहर मॉडल पे आते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि ये एक इक्वेशन तो आपने ये लिखी थी kZe²/r² दूसरी थी mvr, ये एंगुलर मोमेंटम वाली है, mvr=nh/2π। और इसी में से मैंने क्या किया, वेलोसिटी को यहीं रखो, m और r को इधर ले जाओ नीचे, तो nh/2πmr हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो सबसे पहली डेफिनेशन में सॉल्व करता हूँ रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट का मतलब है कि न्यूक्लियस से बाहर सबसे आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हो उसकी इलेक्ट्रॉन की मतलब ये डिस्टेंस नापनी है अपन को, दैट इज़ बोहर रेडियस। ठीक है, बोहर रेडियस ही बोल सकते हैं इसको हम। तो हम क्या करेंगे, देखो लिखा हो वैल्यू ऑफ द वी पुटिंग इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ द वी पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो v की वैल्यू क्या है? nh/2πmr। और इक्वेशन 1 क्या है? kZe²/r²mv²/r। तो वेलोसिटी की वैल्यू ला के यहाँ पुट कर दो, ये वेलोसिटी की वैल्यू है ना, ये उठा के यहाँ पुट कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मैंने पुट कर दी, ये रखिए mv² था ना यहाँ पे, तो nh/2πmr का होल स्क्वायर। तो इसको जब पूरा सॉल्व किया kZe²/r², kZe²/r², ऐसा ही रखा, तो ये क्या हो जाएगा, m आ गया, n², h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर, r का स्क्वायर। r जब नीचे आएगा तो r से r मल्टीप्लाई कर जाएगा r³। तो kZ², यहाँ से r² कटेगा सीधे, r³ को ले उड़ेगा। और इस तरीके से आपका ये तो इतना सॉल्व कर ही लेंगे आप, तो ये पूरा करके आएगा r बराबर n²h²/4π² m kZe²। ये पूरा इसमें जब जितने भी कांस्टेंट है जैसे कि n, h, पाई, m, k, e से सारे कांस्टेंट है। n इज़ द सेल नंबर, ठीक है, n इज़ द नॉट कांस्टेंट, n कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, n तो फॉर्मूले में आएगा, वेरी कर सकता है n। h कांस्टेंट है आपका, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आएगा वो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, और e इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। जब ये सब पुट करोगे तो रेडियस की वैल्यू आएगी 0.529 इंटू n²/z, इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम में। ये यूनिट क्या हो जाएगी रेडियस की, एंगस्ट्रॉम में। तो n क्या है यहाँ पर, शेल नंबर, z क्या है, एटॉमिक नंबर, r क्या है, रेडियस। यही अगर पिकोमीटर में सॉल्व करोगे तो 52.9 n²/z आ जाएगा। पहले क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, आप इसको 0.75 पे करके देख सकते हैं, इसलिए स्लो कर सकते हैं थोड़ा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो और वेल एंड गुड है। तो रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेरिलियम 3+ इन 4th ऑर्बिट एंड लिथियम 2+ in 5th orbit and helium plus in 6th excited state। तो रेडियस ऑफ द बेरिलियम 3+ की बात करें तो 0.529 इंटू n²/z। तो n की वैल्यू दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में ही, फॉर 4th ऑर्बिट, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, और z तो 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 4, 0.529 4 का स्क्वायर का 16/4, कट के कितना आ जाएगा टोटल, कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से 2.116 एंगस्ट्रॉम। ऐसे रेडियस ऑफ द लिथियम 2+ कितना आ जाएगा 0.529, n की वैल्यू तुम्हें 5 दे रखी है इसमें ऑलरेडी, ये दी हुई है। और लिथियम का z कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, बस फॉर्मूले में पुट करो आंसर आ जाएगा यहाँ तक। ऐसे ही रेडियस ऑफ द हीलियम प्लस इन 6th एक्साइटेड स्टेट, इस वाली बात पे ज़्यादा ध्यान देना कि 6th एक्साइटेड स्टेट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यानी कि 6 बार जंप किया है वो ग्राउंड स्टेट से। n बराबर इलेक्ट्रॉन यहाँ था, पहली बार जंप किया तो यहाँ पे आया, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो n कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो 4, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट तो 4th एक्साइटेड स्टेट तो 5,
फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट तो 6, सिक्स एक्साइटेड स्टेट तो 7, तो n बराबर क्या आ जाएगा 7। अब इस पर ट्रिक क्या बनाओगे, जितनी एक्साइटेड स्टेट बोली है, 6th बोली है ना, तो उसे n प्लस कर, यानी 1 प्लस कर दो। तो क्या किया यहाँ पे, इसको अगर हम हटा दें तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। तो जितनी एक्साइटेड स्टेट है, 6th बोली है तो 6 में 1 जोड़ दो। अगर बोलता 5th एक्साइटेड स्टेट तो n की वैल्यू क्या हो जाती है 5 + 1 तो 6 हो जाती है। तो रेडियस ऑफ द हीलियम क्या हो जाएगी 0.529, 7 का स्क्वायर अपॉन हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 2, रख दिया, आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब आता हूँ मैं ऐसे डिफरेंट टाइप, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द 1, 2, 3, 4th ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 3+। अब ऐसे यहाँ पे पुट कर लो इन सब के आंसर्स। ये क्वेश्चन आपको समझे, मैंने लिख दिया हुआ है, और ये वाला आपको करना पड़ेगा, ये तो मैंने सॉल्व कराया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज x, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम और इन टर्म्स ऑफ x। तो रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 0.529 n²/z। तो रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन कितना दिया गया x, तो x = 0.529, 2 का स्क्वायर अपॉन 1। रेडियस ऑफ द हीलियम तुम्हें दिया गया है 0.529, 2 का स्क्वायर अपॉन 2। इक्वेशन 1/2 रेशियो पूछा है ना, तो x अपॉन हीलियम 4/1, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.529 × 2 का स्क्वायर बाई 1 अपॉन 0.529 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो एक नीचे आ जाएगा। तो कैलकुलेट करोगे तो रेडियस ऑफ क्या आ जाएगी x/2, ठीक है, रेडियस क्या आ जाएगी x/2। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, y = 0.529 × n²/z। इसको अगर देखा जाए तो y = क्या लिखा हुआ है mx + c, तो प्लस तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी इंटरसेप्ट क्या है 0, यानी कि ओरिजिन से पास होगा ये लाइन। तो r वर्सेस n², तो r वर्सेस n², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसे जाएगा, सीधी लाइन जाएगी। और स्लोप क्या जाएगी 0.529 अपॉन, ये जाएगी इसकी स्लोप, ये वाली स्लोप 0.529 अपॉन ये। और अगला क्या है r वर्सेस 1/z, r वर्सेस 1/z, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/z। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/z है। तो स्लोप क्या हो जाएगी 0.529 × n², ठीक है। इस तरीके से दोनों ग्राफ मैंने बता दिए आपको। अब वेलोसिटी इन बोर ऑर्बिट ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तब तक रेडियस पे आप ध्यान दीजिए। थैंक यू।